जी, लास्ट टाइम हमने बात शुरू की थी चार्ल्स कैमरॉन केस स्टडी के हवाले से, आज उसी को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले थोड़ा मिड टर्म के हवाले से बात कर लें। नेक्स्ट थर्सडे को इंशाल्लाह 3:30 के ऊपर हम लोग मिड टर्म में जाएंगे। बाकी डिस्कशन वगैरह तो डिटेल से डिफरेंट कोर्सेज में अब तक हो चुकी होगी। इस कोर्स में एग्जामिनेशन जो है वो ऐसे टाइप होगा, वर्किंग नहीं होगी बिल्कुल। शॉर्ट क्वेश्चंस में जाएंगे, उन्हीं टॉपिक्स में जिन टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया या मेरी जो सोच रहा था मैं आज मॉर्निंग में, वो ये था कि 2 क्वेश्चंस और दोनों के अंदर दोनों जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट जो है वो लिखने की तरफ जाएंगे। 1 आवर का आपका पेपर होगा और 1 आवर के बाद जो है आप इसको असाइनमेंट्स के अंदर ही अपलोड कर देंगे। असाइनमेंट या क्विज वो डिसाइड कर लेंगे कि कहाँ पे इसको अपलोड कराते हैं। उसे अपलोड कर लेंगे और क्वेश्चन थ्योरी के होंगे, जो हमने टॉपिक डिस्कस किए उन्हीं टॉपिक्स में से होंगे, वर्किंग नहीं होगी। दोनों चीजों का आपको जो है वो चॉइस है कि आप पेपर के ऊपर लिख के, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चंस वगैरह कुछ आप में से कुछ लोगों ने सबमिट किए थे, उसी मॉडल को फॉलो कर लें कि उसका कैम स्कैनर के जरिए उसको स्कैन करके पीडीएफ बना के अपलोड कर दें। अगर कोई बरह रास्त टाइपिंग करना चाहें तो उसमें भी कोई जो है रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन उसमें एक इशू जो है, मुझे 2 अब तक ऐसी कंप्लेंट्स आई हैं कि जिसके अंदर लाइट चली गई, जो कुछ लिखा हुआ था सब जाया हो गया। वो रिस्क जो है वो इंडिविजुअल का अपना होगा। दूसरी चीज जी, अगर खुद ही लिख के और उसकी मतलब पिक्चर लेके स्कैन करके वो सेंड कर दे, वो ज्यादा सही नहीं होता? मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा सही है, वो सेफर साइड है वो। एक तो जी ये कि सर। हर एक की टाइपिंग की स्पीड अच्छी नहीं होती, आप पेज के ऊपर लिख के और जो है उसका जो है एक उस इमेज लेके उसका पीडीएफ जो है मैं उसकी एक फाइल बना के कैम स्कैनर से अपलोड कर दें, दोनों में कोई मसला नहीं। जी सर। पेपर पेपर की 1 आवर की टाइमिंग होगी, जो है कुछ जो है वो एडिशनल टाइम इस एक्सरसाइज के लिए कि जिसमें आप इजीली पिक्चर वगैरह बना लें, उसको जो है पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करके अपलोड कर लें, उसके लिए एडिशनल टाइम जो है वो आपको दे देंगे। सर टाइपिंग जो है वो वर्ड एक्सेल एमएस वर्ड पे होगी या इधर जगह मतलब स्पेस होगी सर असाइनमेंट्स में? असाइनमेंट्स में डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो एक कंप्लेंट आई है मेरे पास आज मॉर्निंग के अंदर के किसी ने टाइपिंग की दरमियान में उनके घर लाइट चली गई, तो उसमें जो कुछ उसने लिखा था वो जाया हो गया। तो ये इस तरह के अगर कोई इशू है तो उसमें से देख लें कि आप खुद किसमें अपने आप को कन्वीनियंट समझते हैं। क्वेश्चंस होंगे जी कितने क्वेश्चंस होंगे? बताइए। शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो है टू द पॉइंट लिखें। 2 क्वेश्चंस है, दोनों क्वेश्चन क्योंकि न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल होते तो फिर मैं एक एक क्वेश्चन में जाता। तो यहाँ पे जो है यानी क्वेश्चन इस तरह के थ्योरी के अंदर आंसर देना है और खुद कोई स्पेसिफिक डेफिनेशंस वगैरह नहीं होंगी। जैसे हम आपको ये असाइनमेंट दी थी कि जिसमें हमने बात की थी कि चार्ड और कैमरॉन को जो है वो क्या बेनिफिट्स और रिस्क है, इसका आंसर जो है वो इस तरह के क्वेश्चन। ये उसने क्यों जो है वो प्रोजेक्ट फाइनेंस यूज किया, क्यों कॉर्पोरेट फाइनेंस यूज नहीं किया, आप किन पैरामीटर्स पे फैसला करते हैं कि हमें कॉर्पोरेट फाइनेंस यूज करना चाहिए, प्रोजेक्ट फाइनेंस यूज करना चाहिए, कैसे जो है वो प्रोजेक्ट फाइनेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं। इस तरह हमने थ्योरी के अंदर डिबेट की। शुरू में हमने कुछ क्लासेस में इसी तरह के इकोनॉमिक वायबिलिटी जो है उसको मेजर करने के लिए हमने तो उसकी कोई 12 शीट्स क्रिएट की थी। क्वेश्चन इसी तरह का कि जैसे आपसे ये कहा जाए कि अगर आप एक प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी इवैल्यूएट करें तो आप उसमें कैसे उस इकोनॉमिक वायबिलिटी को असेस करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पेपर होगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें मेमोराइजेशन की कोई चीज ना हो, सिर्फ और सिर्फ जो है वो यानी आप जो है वो अपनी वर्डिंग के अंदर उसका आंसर करें। जी हसन, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
सर इसके अंदर एक चीज़ पूछनी थी कि भट्ट साहब ने मतलब उनका आज पेपर हुआ था तो उन्होंने कहा था कि अगर आप लिख रहे हैं तो ईच शीट शुड बी साइन, तो सर इसमें साइन वाला तो कोई है, हमें भी करना पड़ेगा साइन करके फिर उसको स्कैन करके भेजें? बात यह है कि आपके पास जो पेपर है, उस पेपर के अंदर जो है आपने देखा होगा कि एक लाइन हमने जो है वो मैंने पर्सनली उसके अंदर ऐड की। वो लाइन ये थी कि हमें बहुत सारी प्रपोजल आ रही थी कि स्टूडेंट्स को जो है वो कैमरा ऑन करके वो पेपर दें, सब लोग अपनी जो है वो स्क्रीन शेयर रखें, वगैरह बहुत सारी प्रपोजल थी। मैंने उनमें से जो है वो एक लाइन उनके साथ शेयर की कि एज अ नेशन हमें जो है वो कॉन्फिडेंस करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के ऊपर। आज हम मैं कल हमारी जगह पे ये बैठे होंगे तो ये तो सिलसिला इसी तरह ही चलता रहेगा। तो इसके बजाय हम सिर्फ एक लाइन के ऊपर चले जाएं कि हमने उसमें था कि उसके ऊपर लिखें कि ओपन बुक में जाएं, उसमें लिखें कि जनाब जो है ना वो आप कैमरे के सामने सॉल्व करेंगे वगैरह वगैरह। इन तमाम चीज़ों के बजाय हमने जो है वो पर्सनली मैं इस जो है ओपिनियन के ऊपर था कि हमें सिर्फ एक लाइन जो है वो सिर्फ लेनी चाहिए कि आई सोलोमनली डिक्लेयर कि आई हैव नॉट शेयर्ड दिस कंटेंट और पेपर विद एनीवन बिफोर सबमिशन। आपने बुक देखी, आपने नोट्स देखे, आपने गूगल से उसको सर्च किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ एक दूसरे के साथ पेपर को शेयर करने के हवाले से एक डिक्लेरेशन है, एक लाइन है पेपर के आखिर के अंदर कि मैंने जो है ये पेपर शेयर नहीं किया। क्योंकि अगर शेयर करेंगे तो वो जो एक लाइन है कि अगर सेंटेंस सेम हुए तो फिर क्या दोनों का क्रॉस कर दिया जाए, फिर उस मामले के ऊपर सोचने की जरूरत पेश आएगी। मेरी ओपिनियन ये थी कि नहीं, हमें सबके ऊपर टच करना चाहिए कि वो अपना पेपर सॉल्व करेंगे। आपको ये पता है ना कि बुक के इस पेज से ही आंसर मिल सकता है, तो मेरा ख्याल है कि आपकी एनफ लर्निंग है। रियल लाइफ के अंदर आपने तमाम सोर्सेज को यूज करके डिसीजन मेकिंग करना होती है, चीजों को एग्जामिन करना होता है। मुझे भी कोई क्लास पढ़ाना होती है तो डेफिनेटली कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसके अंदर मुझे सोचना पड़ता है, मुझे वही बुक को इतने सालों के बावजूद कंसल्ट करना पड़ता है। अच्छा, ये वाली लाइन जो है उसकी एग्जैक्ट जो है उसने इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था, तो इसलिए उसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं। सिर्फ ये अपना पेपर करें, खुद घर बैठ के करें, सिर्फ आखिर के अंदर एक स्टेटमेंट जो बुनियादी तौर पे आपकी तरफ से एक जो है वो यूनिलेटरल जो है वो गारंटी है कि ये पेपर आपने खुद किया और जो है ये पेपर किसी और के साथ आपने शेयर नहीं किया। इससे ज्यादा जो है मैं किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं। यानी मैं इस ट्रस्ट में जाने को प्रेफर करूंगा। हर पेज की भी जरूरत नहीं, जस्ट एट द एंड ऑफ द पेपर, जहाँ पे आपका पेपर कंप्लीट हुआ आखिरी पेज के ऊपर कि ये पेपर जो है मैंने सबमिशन से पहले किसी के साथ शेयर नहीं किया। राइट सर। आप में से बहुत सारे फैकल्टी मेंबर भी हैं, ये चीजें जो है वो हमें लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखना होती है। कि सम टाइम आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनमें आपने सोशल मीडिया के ऊपर क्लिप्स भी देखे, आपने सोशल मीडिया के ऊपर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जो है वो बात जो है वो भी कोट होते देखी। तो इन चीजों को जो है वो थोड़ा सा जो है वो कि एक डिसेंट सिस्टम के अंदर के जिसके अंदर जो है आप लोगों के ऊपर टच करते हुए नजर आए, उसमें जाने की बात। यानी इवन हमने इसके ऊपर भी बार बार डिबेट की कि ओ का लफ्ज यूज करें या सोलोमनली डिक्लेयर का लफ्ज यूज करें। हम लाइटर वर्ड के अंदर गए कि नहीं, हमें यहाँ तक भी नहीं जाना चाहिए, हमें उसी स्टेटमेंट पे जाना चाहिए जो स्टूडेंट कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो ये इस बैकग्राउंड के अंदर जो है हर पेज की जरूरत नहीं, जस्ट वन लाइन एट द एंड ऑफ द पेपर कि ये जो कुछ मैंने किया खुद किया है। हमने कहीं नहीं पूछा कि आपने जो इसको देख के किया। उसकी वजह ये है कि क्वेश्चन क्योंकि इवैल्यूएशन के हैं तो आप उसके अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट है, टेक्निकली ओपन बुक के बैकग्राउंड में है। क्वेश्चंस को जो है वो हम इसी तरह डिजाइन कर लेंगे कि जिसके अंदर जो है वो बरह रास्त जो है वो मटेरियल ना हो के एक क्रिटिकल अप्रोच के जरिए उसका आंसर दिया गया हो, बजाय इसके कि मैं आपसे कहूँ कि 25 पॉइंट्स जो कॉर्पोरेट और प्रोजेक्ट फाइनेंस के डिफरेंट है, मुझे आपसे इससे क्वेश्चन जो है वो इस तरह करना चाहिए कि ये एक सिचुएशन आपने पढ़ी, इसके अंदर लोगों ने एक डिसीजन किया, एक दूसरी सिचुएशन में दूसरा डिसीजन किया, तो आप इसको जो है वो खुद इवेल्युएट करके बताएं कि ये डिसीजन करने के लिए उनके पास जस्टिफिकेशन या आर्गुमेंट क्या था। इस टाइप का क्वेश्चन जो हमने डिस्कशन जो है पिछले काफी सारी क्लासेस में करते आ रहे हैं। जी, और कोई क्वेश्चन, कोई बात पूछने वाली? सर पेपर टाइमिंग 1.5 आवर होगा या 1 आवर?
नहीं, पेपर का टाइम जो है 1 आवर है। उसकी वजह से समर की क्लासेस हैं, ये एक क्लास में होता है। रेगुलर भी जब हम यूनिवर्सिटी में भी पेपर लेते हैं वो 1 आवर का ही लेते हैं। अब इस 1 आवर में हम जो है एडिशनल टाइम इसलिए है कि आपको 1 आवर जो है वो बिल्कुल क्लियर कट पेपर के लिए मिल जाए। तो एडिशनल जो है वो 15-20 मिनट 30 मिनट आपको इसलिए दिए हैं कि पिक्चर आराम से बैठ के बनाएं, बना के उसको जो इकट्ठा करें, स्टेटमेंट उसके ऊपर लिखें और फिर उसके बाद जो है आप उसको जो है अपलोड कर दें। यानी टेक्निकली टोटल टाइम अलाउड जो है वो 1.5 आवर है और पेपर के लिए 1 आवर है जो है 1, ताकि जो है जो लोग जो है इसको अपलोड करने में प्रॉब्लम आए वो इसको इजीली कर सकें। समटाइम अभी कुछ दिन पहले एक था कि जिस लम्हे वो अपलोड करने चले गए लाइट चली गई, फाइल जो है वो अपलोड नहीं हो रही थी, सिग्नल जो है उनका कुछ इशू था एक साथ। तो ये मसाइल हैं, इसलिए उससे थोड़ा सा जो है वो लिक्विड रखा है। एक्सपेक्टेशन क्या है कि आप 1 आवर में मुकम्मल कर लेंगे, 1 आवर 15 मिनट तक तकरीबन सब लोग अपलोड कर लेंगे। चंद लोगों का प्रॉब्लम होगा, वो 30 मिनट मोर देन एनफ टाइम है जिसके अंदर इसको मैनेज किया जा सकता है। नहीं कुछ होता तो आप जो है ना व्हाट्सएप कर दें उस पेपर को। पहली प्रेफरेंस ये है कि अपलोड करें। जी, और कोई बात पूछने वाली जी? जॉर्डन कैमरॉन जी बताइए। जॉर्डन कैमरॉन भी इसके अंदर होगा फिर? असल में बात ये है कि चार्ट एंड कैमरॉन तो बुनियादी तौर पे जो हमने प्रीवियस जो है स्टेटमेंट की है उसी की ही एप्लीकेशन है। वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जो पॉइंट्स वहाँ पे पढ़े थे वो एज इट इज यहाँ पे उसको रिलेट करते जा रहे। तो ये मैंने जैसे शुरू में बात की कि क्वेश्चन आपका जो है वो जेनेरिक होगा कि एक सिचुएशन है। सिचुएशन का मतलब ये है कि अगर आपको कोई फैसला करना हो तो आप कैसे करें। बेसिक क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट फाइनेंस कैसे वैल्यू क्रिएट करता है, हम ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वैल्यू क्रिएट करने के लिए। ठीक, हम इकोनॉमिक वायबिलिटी वाला देखें, उसकी हमने 12 स्टेटमेंट्स बनाई है। वहाँ पे ये नहीं होगा कि 12 जो है ना वो आप स्टेटमेंट बनाए। आप ये क्वेश्चन हो सकता है कि प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक वायबिलिटी के लिए हम किन किन एस्पेक्ट जो है उनको एग्जामिन करते हैं, टेक्निकल साइड से नहीं, वर्किंग साइड से नहीं, कि डिसीजन करते हुए आपने जो है वो किन किन जो है जैसे हमने बात की कि वर्किंग कैपिटल को देखना होगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की कास्ट होगी, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की कास्ट होगी, एनपीवी होगा, सेंसिटिविटी होगा, डेट सर्विस। तो ये वाली जो है डिस्कशन जो है इस टाइप की जो ये इसलिए मैंने लफ्ज यूज किया कि शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे की नेचर का, जिसके अंदर एक जो है वो क्वेश्चन जो बरह रास्त मेमोराइजेशन वाला क्वेश्चन ना हो कि डिफाइन दिस डिफाइन दैट, बल्कि ये हो कि दिस इज 2-3 लाइन environment and you have to make a decision how will you evaluate this specific environment. तो इस तरह की वर्किंग बहुत सारा, तो तकरीबन 2 क्लासेस तो हमने वर्किंग की थी। उनमें तो हमने सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ थ्योरी वगैरह की डिस्कशन नहीं की। 2-3 दफा ये क्लासेस हैं। इससे पहले मिड टर्म से पहले कुछ क्लासेस थी, मिड टर्म कह रहा हूँ, ये ऑनलाइन डिस्कशन शुरू होने से पहले कुछ क्लासेस थी। तो थ्योरेटिकल साइड से पेपर होगा, मुश्किल नहीं होगा, परेशान ना हो। वही कुछ है जो हमने पढ़ा है। जी, आज वाला लेक्चर भी इंक्लूड होगा? ये आज वाला तो पिछले तीसरे लेक्चर, यानी आज बुनियादी तौर पे आज की जो वर्किंग वाला एरिया है वो तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि वर्किंग तो नहीं करेंगे। वर्किंग शुरू करेंगे हम नेक्स्ट, उसके अंदर जो है उसमें जाएंगे। बाकी जो थ्योरी है वो तो सारी कनेक्टेड है पिछली दोनों क्लासेस के साथ। ठीक है सर। आज वाली डिस्कशन उससे बाहर नहीं है, उसी की ही कंटिन्यूएशन है। यानी जितनी जो बातें हमने पास में की थी उनको इस केस के साथ रिलेट करते जा रहे हैं। शुरू करते हैं। मेरे ख्याल है आज की डिस्कशन हमने लास्ट टाइम एक वो आपको जो है वो असाइनमेंट दी थी कि 3 जो है उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं इस प्रोजेक्ट के हवाले से, उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं। उसी बैकग्राउंड में इस डिबेट को शुरू करते हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ से मैं बात शुरू करना थी। मैं इसको इसी केस की आज कंप्लीशन करते हैं। असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क एंड रिटर्न्स।
for different stakeholders. So first of all, we talk about the government of Chad. Project provides an important opportunity to the Chad government to reduce poverty through contingent on government commitment. Receives 125 million per year from project, increasing government revenues more than 50%. Chad has, Chad has few other alternatives, if any, for development. So it's good for Chad because they will have more money for spending on the people. Secondly, it will provide a infrastructure in Chad. It will provide the opportunity to the people to get higher level of the skill. The people who get exposure of these projects, ultimately they will be able to work on other projects within country and outside country. At the same time, when international confidence in Chad will build, ultimately the other companies may also take this opportunity to enter into infrastructure or other projects in Chad. So this is advantageous for the Chad government. Similarly, RMP provisions and future linking of the development funds to the government's compliance may deter potential misuse of the project revenues. Another issue, this is the first case where a revenue management plan is prepared. ये माइक ऑफ कर दीजिएगा जी. जी इस माइक को ऑफ कीजिएगा जी. RMP provisions and future linking of the development funds to the government compliance may deter potential misuse of the project revenues by Chad government. It means the funds, there are restrictions that funds will be used in the social sector, in education, in health, in environment, in safe drinking water. So the possibility of using these funds for defense equipment, use of these funds against the people of the Chad, that has been restricted. सर ये RMP क्या है? रेवेन्यू मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो उसमें बात हुई थी कि गवर्नमेंट जो है वो सारे पैसे खुद नहीं खर्च करेगी. एक ओवरव्यू के हवाले से कमेटी होगी. वो कमेटी जो है वो देखेगी कि ये अमाउंट कैसे स्पेंड हो रही है. सिर्फ और सिर्फ 5% ऑफ द फंड गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन पे होगा. रेस्ट ऑफ द फंड जो है उसके लिए डिफाइन किया गया है कि कितना विद इन कंट्री सोशल सेक्टर में यूज होगा और कितनी अमाउंट स्पेसिफिकली उसी स्पेसिफिक विसिनिटी में खर्च होगी जहाँ पे ये स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो है ये इंस्टॉल किया जा रहा है. Project helps leveraging World Bank and other financial resources which government could not have mobilized by itself. चार्ड की गवर्नमेंट के लिए बारो करना और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मोटिवेट करना कि वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, ये शायद जो है वो डिफिकल्ट होता. लेकिन वर्ल्ड बैंक और IFC की प्रेजेंस की वजह से ये मुमकिन हो गया कि बहुत सारे ऐसे जो फाइनेंसिंग शायद चार्ड गवर्नमेंट के लिए मुमकिन नहीं थी, स्पेशली चार्ड गवर्नमेंट के पॉलिटिकल डिस्पोजिशन की वजह से वो शायद जो है अब पॉसिबल होगी. Leveraging technical expertise of the reputable sponsors significantly reduces Chad's exposure to the operational risk, as big guns in the domain of oil and gas exploration like ExxonMobil, Chevron, and Petronas are the major sponsors. They are operating this business, so possibility of the operational risk is lower. If this specific project is taken up by Chad government, then there are various problems that may arise. But the technical expertise of the sponsors of this specific project are reducing the operational risk. Fourth, potential employment opportunities created for local people in the operation. When a new project is there, it means new economic activity, new opportunities for the people to get better exposure and better income. तो एक फायदा चार्ड को जो है वो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी होगा. The environmental and social concerns seem to be well addressed in contingency plan with extensive consultation. Major issues type के big projects में, especially infrastructure projects में environmental issues आते हैं. हमने केस में देखा कि स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया गया कि जो स्पेसिफिक
एरिया है जहाँ पे सोशल एक इशू अराइज हो सकता है, लोगों को डिसलोकेट करने की जरूरत पेश आ सकती है, और स्पेशली उन लोगों को जिनका जो कल्चर वगैरह के हवाले से और उस स्पेसिफिक ब्लॉक जो दुनिया में बड़ा थोड़ा मौजूद है, तो उनको अल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो है वो कैसे करेंगे, उनको डिसलोकेट किए बगैर ये प्रोजेक्ट कैसे किया जाएगा। अगर कहीं पे किसी जगह के ऊपर इन्वायरमेंट के हवाले से प्रॉब्लम आएगा तो उसको ऑफसेट करने के लिए स्पेंडिंग कैसे होगी, ताकि जो है ओवरऑल एक सोशल एक जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जा सके। शायद चार्ड की गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली ऐसा करने की पोजीशन में ना हो। Another positive externality may be World Bank's capacity building effort to establish the sufficient structure for a well-functioning petroleum industry and investment climate in Chad. राइट, अब वर्ल्ड बैंक के हवाले से ये कि वर्ल्ड बैंक जो है वो जनरली इस तरह के प्रोजेक्ट्स में लेस इन होता है, क्योंकि पेट्रोलियम इंडस्ट्री मैच्योर इंडस्ट्री है। पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है उसका जो है बड़ा जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी क्लियर डिफाइंड एसओपीज है। 100 ईयर्स इस इंडस्ट्री को जो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन के हवाले से हो गए, लेकिन वर्ल्ड बैंक के हवाले से उनकी अपनी भी कैपेसिटी बिल्डिंग है कि वो एक ऐसा कंट्री जो इमर्जिंग मार्केट है, जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, लोगों की ट्रेन लोग और स्किल्ड वर्कर्स मौजूद नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन नॉन एग्जिस्टेंस है, कि इस तरह की सिचुएशन के अंदर वर्ल्ड बैंक कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है। आप जो है सक्सेस से नहीं जीतते, आप हमेशा लर्न करते हैं। एक चीज याद रखें एक्सपेरिमेंट करने से, वो एक लाइन यूज की जाती है कि मास्टर जितनी मर्तबा फेल होता है, नोविस ने तो इतनी मर्तबा ट्राई भी नहीं किया होता। तो ये आप जैसे जैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, वैसे वैसे आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती चली जाती है। जिस शख्स ने जिंदगी में कोई मुश्किल चीज नहीं देखी, इसका मतलब उसको कुछ नहीं आता सिर्फ उसी को ही है जो मुश्किल चीजों से गुजरा है। जितने टफ सिचुएशन से लोग गुजरते हैं, जितनी टफ सिचुएशन से गुजरती हैं कंपनीज, जितनी टफ सिचुएशन से कंट्रीज गुजरते हैं, इतनी ही उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो होती चली जाती है। Greatest protection from downside risk, price or volume risk compared to the corporate sponsor, probably because of bulk of the revenues independent from the price or reverses. अब इस केस के अंदर चार्ट का जो रेवेन्यू है वो ऑयल की ना तो प्राइस के साथ लिंक है, ना जो है ऑयल के वॉल्यूम के साथ लिंक है। चार्ट के रेवेन्यू के 3 कंपोनेंट हैं। एक उसकी रॉयल्टी है जो उसको मिलनी ही मिलनी है, दूसरी बात आपके पास टैक्स है वो भी उसको मिलना है, उसका तो इक्विटी का कंपोनेंट बड़ा सवाल है, शायद 5% था अगर मैं रिकॉल कर सकूं। तो उस सूरत के अंदर जो है चार्ट जो है उसको 5% इक्विटी एक्सपोर्ट सिस्टम से उसके पास आएगी। उसके अंदर क्वांटिटी कम या ज्यादा होती है तो मार्जिनल फर्क पड़ेगा, अदरवाइज प्राइस और वॉल्यूम का इफेक्ट जो है वो उसके ऊपर चार्ट की रेवेन्यूज के ऊपर नहीं आएगा। दोबारा रिपीट कर लेते हैं, चार्ट के रेवेन्यूज किसके ऊपर बेस करते हैं? अपस्ट्रीम जो रॉयल्टी है उसके ऊपर बेस करते हैं, अपस्ट्रीम टैक्स के ऊपर बेस करते हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर बेस करते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का कंपोनेंट उसका बड़ा मार्जिनल सा है, तो इसलिए इसका इफेक्ट जो है उसके ऊपर जो है वो कम आएगा। चार्ट के रिस्क क्या है? द रियलाइजेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक development strictly dependent on government's commitment in implementation of RMP। बात ये है कि चार्ट को $250 मिलियन जो मिलेंगे वो सिर्फ उस वक्त मिलेंगे जब उसके साथ जो कमिटमेंट है वो उसको ऑनर करेगा। The realization of the opportunity for economic development strictly dependent on government's commitment in implementation of RMP। RMP is, जी बताइए जी, कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में? जी क्वेश्चन कीजिएगा। जी रिटर्न्स के हवाले से कोई बात पूछने वाली? चलिए रिस्क के हवाले से बात कंटिन्यू करता हूं।
कि रिटर्न में तो बुनियादी तौर पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, एजुकेशन था, स्किल था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, इकोनॉमिक ग्रोथ था, हायर टैक्स रेवेन्यू था, इंटरनेशनल एक्सपोजर था, अपॉर्चुनिटी इज बीइंग क्रिएटेड फॉर टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंस टू द एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन चार्ट। तो ये सारे के सारे बेनिफिट चार्ट के हवाले से थे। रिस्क में हमने एक बात की कि रिस्क सबसे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर बेस करती है, रेवेन्यूज जो चार्ट की गवर्नमेंट रिसीव करेगी, और चार्ट की गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू रिसीव होगा वो डिपेंड करता है कि चार्ट की गवर्नमेंट उसे कैसे यूज करती है। RMP is claimed to lack credible oversight and enforcement mechanism which would work against the people of the chart due to undemocratic and oppressive government in power। पहला इशू ये है कि उसका जो ओवरसाइट बोर्ड है उसमें तो एक शख्स जो है वो NGO का है, बाकी मोस्टली गवर्नमेंट के ही लोग हैं। तो इस बात के हवाले से जो है वो एक रिजर्वेशन है कि एक क्रेडिबल ओवरसाइट का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, कि एक क्रेडिबल मैकेनिज्म ओवरसाइट के हवाले से मौजूद नहीं है। तो क्या जो गवर्नमेंट जो है वो अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक मार्शल लॉ के जरिए आई है, जिसका पॉलिटिकल इश्यूज जो है वहाँ की डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ जो है वो मौजूद है, तो क्या ये फंड्स उसी ऑब्जेक्टिव के लिए यूज हो सकेंगे? पहला रिस्क। RMP was a concept yet to be tested with the project. Even World Bank admitted the project to be an experiment which increases people's exposure to the risk. World Bank खुद भी इस बात को एक्सेप्ट करता है। किस चीज को वर्ल्ड बैंक खुद भी एक्सेप्ट करता है कि ये जो है हम पहली मर्तबा RMP को एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ये RMP प्लान फ्लॉड हो सकता है, इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये शायद 100% अपने ऑब्जेक्टिव अचीव ना कर सके, लेकिन स्टिल इसके अलावा इससे बेहतर और कोई चॉइस नहीं है। The chart has to put its only natural resource into project under project finance structure and RMP, which considerably eliminates sovereign discretion and flexibility। बात यह है कि जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज है वो हैंड ओवर कर रहा है और उसके अगेंस्ट एक फिक्स स्ट्रीम ऑफ द कैश फ्लोज वो रिसीव कर रहा है। तो बुनियादी तौर पे जब आप RMP के हवाले से एग्री करने जा रहे हैं तो जो राइट ऑफ द स्टेट है टू मेक डिसीजन ऑन द रेवेन्यूज ऑफ द कंट्री जो है वो शायद आप जो है सरेंडर करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये एक रिजर्वेशन चार्ट के हवाले से है कि नेशनल सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज हो रही है। Imposition on the allocation of the revenue may turn out to be constraining for future democratic government who want to implement other projects to the benefit of the people of Chad। आपने तो ये 30 ईयर का प्रोजेक्ट जो है उसको साइन कर दिया, ये रेवेन्यू तो आपने 30 ईयर के लिए कमिट कर दिए कि किसी खास पर्पस के लिए यूज होंगे। तो आने वाले जब 30 सालों के दौरान डिफरेंट गवर्नमेंट्स इन होंगी तो उन गवर्नमेंट्स के पास क्या ये राइट होगा कि वो इस अमाउंट को अपनी जो उनका पॉलिटिकल जो है एक सोशल प्रोग्राम है उसके लिए ये अमाउंट स्पेंड कर सकें। तो ये एक फ्यूचर के हवाले से इसका मतलब ये है कि जितनी भी पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो शायद इसको जो है वो क्रिटिसाइज करेंगी, क्योंकि इस तरह डिस्क्रिशन खत्म हो जाएगी इन फंड्स पे आने वाले कई डेकेड्स के लिए। Government's compliance to RMP is the requirement for future World Bank loan, which extend the potential influence of the project-specific impositions and commitments to non-project-specific projects are increasing charge exposure to the risk। एक और चीज आ गई, अगर वर्ल्ड बैंक के साथ एक मर्तबा एक प्रोजेक्ट के ऊपर इस तरह की जो है आपने टर्म्स को मान लिया, तो क्या फ्यूचर के अंदर बाकी लोग भी आपको इसी तरह डिक्टेट करना शुरू कर देंगे? एक और क्वेश्चन। तो ये कंडीशंस की इम्पोजिशन और ये कमिटमेंट्स जो नॉन प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एरियाज हैं, यानी कोई गवर्नमेंट चार्ट की गवर्नमेंट को लोन दे और साथ कंडीशन लगाए कि हम तो ये फंड जिस पर्पस के लिए दे रहे हैं आप उसके अलावा किसी और जगह खर्च नहीं कर सकते, तो ये चार्ट की सॉवरेनिटी के हवाले से इश्यूज मौजूद हैं। इवन इफ द प्रोजेक्ट जनरेट्स प्रॉमिस्ड रेवेन्यूज फॉर द chart might not gain on incremental basis and it will no longer be eligible to certain types of development funding due to increased revenues। Current aid is around 118 million, which exceeds the expected cash flow. Chart might not gain on an incremental basis due to displacement of existing aid and yet lose control on its single
रिसोर्स। अब एक दफा का लोन है वो कनेक्ट हो गया इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के साथ, फ्यूचर के अंदर जब आप वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं तो ये तो जो आपकी एक ऑलरेडी कमिटेड अमाउंट है, इस अमाउंट से बियॉन्ड निगोशिएट करना डिफिकल्ट होता चला जाएगा। इन्वायरमेंट एंड सोशल रिस्क मोलरी पे विद चार्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट चार्ट के अंदर लग रहा है तो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट भी चार्ट का ही इफेक्ट होगा, सोशल इश्यूज भी चार्ट के अंदर ही अराइज होंगे। सम एडवर्स इम्पैक्ट आर आइदर इरिवर्सेबल और एक्सट्रीमली हार्ड टू फिक्स। अब जब एक प्रोजेक्ट लगता है जिसके अंदर बहुत सारी डिस्लोकेशन इन्वॉल्व है, जिसमें बहुत सारा जो है वो एरिया जिसमें से उस पाइपलाइन में गुजरना है वो उससे इफेक्ट होगा, उसके अंदर जो है वो फील्ड्स भी होंगे, उसमें वाइल्ड लाइफ की सेंचुरीज भी होंगी, उसके अंदर जो है आपके पास जो है ऐसे एरियाज भी होंगे जो नेशनल पार्क्स वगैरह डिक्लेयर किए गए होंगे। तो इनमें से क्या ये मुमकिन होगा कि सारे के सारे जो है वो आप प्रोजेक्ट के जरिए वापस फिक्स करें? ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो कुछ डैमेजेस ऐसे होंगे जो इरिवर्सेबल होंगे। Despite contingency plans, there may be leakages in the pipeline that would unnoticed for a long time due to limitation of even most advanced technologies. Pipeline में गुजरना है, pipeline में लीक हो जाता है, लीकेज जो है उसका नहीं आइडिया होता, टेक्नोलॉजी भी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो जो इन्वायरमेंट का डैमेज होगा, जो अंडरग्राउंड वाटर का डैमेज होगा, जो उन एरियाज के अंदर जो है एग्रीकल्चर के हवाले से डैमेज होगा, इसको अवॉइड करना शायद मुमकिन ना हो। लेस शेयर ऑफ द गेन्स इन द अपसाइड दो बैलेंस्ड विद हाई प्रोटेक्शन फ्रॉम डाउनसाइड रिस्क। बात यह है कि रॉयल्टी की एक फिक्स अमाउंट है वो आपको मिलनी है, तो लेस शेयर ऑफ द गेन्स इन अपसाइड, डाउनसाइड रिस्क तो उन्होंने बहुत सारे कवर कर दिए, लेकिन जो अपसाइड प्रॉफिट है उसको भी रिस्ट्रिक्ट रखा। Although expected to be highest priority issue from charge perspective, the timing of the cash flows were not negotiated to the advantage of charge. बात ये है कि जब आप कैश रिसीव करते हैं तो कैश किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको मिलेगा? आज मिलेगा, 3 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, 10 साल के बाद होगा। तो जो टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बैकग्राउंड में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि डील के अंदर जो है वो कहीं पे भी इस बात के हवाले से जो है वो चार्ट के एडवांटेज के लिए एडवांटेजियस नहीं है। इसका मतलब है कि हमें वो जो उनके कैश फ्लोज हैं जो चार्ट को मिलना है उसका एक एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि चार्ट को अपने हिस्से का कैश फ्लो कब मिलेगा। पहले साल कितना मिलेगा, दूसरे साल एक पैटर्न, पहले 5 साल, नेक्स्ट 5 ईयर, पहले 10 साल, फिर दूसरे 10 साल, फिर तीसरे 10 साल। तो आपने उसके कैश फ्लो का एक एनालिसिस करके उसकी शीट भी प्रिपेयर करना होगी कि क्या ये कैश फ्लो, लेट सपोज आपने 100% में से आपको पहले 10 साल में 30% मिलता है, दूसरे 10 साल के दौरान जो है वो 40% मिलता है और तीसरे 10 साल में 30% मिलता है। एक दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर करंट 10 ईयर्स में आपको 60% मिलता है, देन 30% और 10%। कौन सा ज्यादा बेहतर है? जिसके अंदर आपका अर्लियर कैश फ्लो ज्यादा हो। तो क्या ये कैश फ्लो जो है वो चार्ट के एडवांटेज के अंदर है या डिसएडवांटेज के अंदर? क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये डिसएडवांटेज में है, हमें नहीं मालूम, हम जब वर्किंग करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इसकी टाइमिंग कैश फ्लोज की क्या है। Considering the urgent need for funds, the allocation of the cash flows should have favored chart more in the initial year. यानी ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए था जिसमें आपको आज कुछ मिले, बजाय इसके कि आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद कैश फ्लोज आपको मिलना हो। Compared to the timing of the cash allocations for other sponsors, the late allocation might be perceived as unfair and might increase the chances of expropriation. क्योंकि चार्ट को जो है वो फंड्स बाद में देने की बात की गई है, तो इसका मतलब है चार्ट की गवर्नमेंट ऐसे स्टेप ले सकती है जिसके अंदर जो फंड्स की एक्सप्रोप्रिएशन अर्लियर ईयर्स के अंदर जो है उसके लिए एफर्ट हो। राइट, यहाँ तक जरा जी क्वेश्चन चार्ट के हवाले से अगर इसको देखें, आप लोग कोई जो है वो आइडेंटिफाई करना चाहें कि और कौन कौन सी चीजें जो है वो चार्ट के कॉन्टेक्स्ट में एडवांटेज और डिसएडवांटेज में आपने देखी। जी कोई क्वेश्चन, कोई चीज पूछने वाली?
कोई बात? फर्दर मूव करें? जी सर। राइट, मैंने कहा कहीं मैं सिर्फ वो फैन के साथ ही तो बात नहीं कर रहा हूँ। स्पॉन्सर्स जी, अब एक्सन और बाकी जो 3 पार्टनर्स हैं उन्हीं के हवाले से the presence of World Bank, export credit agencies and international financial company along with participation on governments in the equity financing significantly reduce political risk of the exposure. स्पॉन्सर्स को पहला फायदा ये है कि वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज हैं, तो जो पॉलिटिकल रिस्क है वो इसके अंदर हमारा काफी हद तक मैनेज हो गया। गवर्नमेंट को हम डिक्टेट नहीं कर सकते, वर्ल्ड बैंक कर सकता है, IFC डिक्टेट कर सकता है। जो लोकल लेवल के ऊपर इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के अंदर जो है गवर्नमेंट हमें हेल्पफुल हो सकती है। नंबर 1, प्रोजेक्ट माइट हैव हेल्प ऑफ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इसी तरह तीसरी चीज आपके पास लो कंस्ट्रक्शन रिस्क, स्पॉन्सर्स एक्सपर्टीज एंड रेपुटेशन इन द इंडस्ट्री, वो इनका एडवांटेज है इस फील्ड में इन्होंने का। लो ऑपरेटिंग रिस्क, पॉजिटिव एनपीवी अंडर मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज जो है वो इनका एक एडवांटेज है कि एक पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट ऐड होने जा रहा है। लो फाइनेंशियल रिस्क कंसीडरिंग द डेट सर्विस कवरेज रेशियो जो इस प्रोजेक्ट की कैलकुलेट की गई है वो 2 से भी ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल रिस्क भी नहीं है, प्रोजेक्ट की अपनी फाइनेंसिंग को पे करने की कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। द लो ब्रेक इवन फंडिंग एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कंपेयर टू द प्राइस, हमने इसके अंदर बात की थी कि वो शायद $5 के ऊपर जो है इनकी टोटल कॉस्ट है, जबकि मार्केट में मिनिमम प्राइस भी 9 रही है, तो आपका फाइनेंशियल रिस्क फिर भी लोअर साइड के ऊपर है। The presence of the World Bank, ECA, IFC in deal, alignment of the government interests via equity ownership through project finance structure, the linking of the installment of future development funds to the government compliance to RMP significantly reduce political risk। इसके ऊपर हमने बात कर ली। इनका रिस्क कौन कौन से हैं? Backloaded cash flows to government may be perceived as unfair and may result in expropriation, यानी गवर्नमेंट को पैसे बाद में मिलेंगे। ये एक बुनियादी इशू राइज हो सकता है कि इसके ऊपर पॉलिटिकल रिजर्वमेंट हो, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद, ऑपरेशनल होने के बाद जो है वो एक्सप्रोप्रिएशन की तरफ जाए। एक तो सूरत ये थी ना कि फंड जो है वो गवर्नमेंट के पास चले जाएं, गवर्नमेंट जो है वो उनको यूज करे। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट को कैश फ्लो उस पर मिलेंगे जब प्रोजेक्ट सारा का सारा ऑपरेशनल हो जाएगा, जब जो है ऑयल एक्सप्लोर होने के बाद फ्लो करना शुरू हो जाएगा किर्बी आइलैंड से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो उस वक्त उनको कैश मिलना शुरू होगा रॉयल्टी वाला। Still, chances are low as government would not probably want to jeopardize future capital inflows by risking its relation with World Bank and rest of the financial community। लेकिन फिर भी इसके जो चांसेस तो मौजूद हैं, लेकिन कम है। क्यों कम है? क्योंकि वो अगर एक मरतबा वर्ल्ड बैंक के साथ जो है इन्होंने अपनी कमिटमेंट और को पूरा ना किया, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और वर्ल्ड बैंक जो है वो फ्यूचर के अंदर इस कंट्री के अंदर प्रोजेक्ट्स करने को प्रेफर नहीं करेंगे। द गवर्नमेंट वुड नॉट वांट टू फोरगो सीरियस अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, टैक्सेस एंड लाइबिलिटीज। गवर्नमेंट के पास ये जो रेवेन्यू है ये उनके बजट के 50% के इक्वल है, तो गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी कि एक जो है वो कंसिस्टेंट कैश फ्लो को जो है के हवाले से जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करे जिसके अंदर उसको खुद भी लॉस होगा। Any social or political instability in either Chad or Cameroon would adversely affect the export of oil through the pipeline across the 2 countries। Yes, इन दोनों कंट्रीज में अगर कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम आती है, कोई सिविल वार शुरू हो जाती है, कोई और जो है ऐसा इशू आ जाता है, तो नतीजा क्या निकलेगा कि शायद ऑयल की एक्सपोर्ट जो है वो स्मूथली कंटिन्यू ना कर सके, तो ये एक इशू मौजूद है। However, the construction of the pipeline underground may have helped reduce the negative consequences of being exposed to the such risk। अब इसका हल ये था कि अगर ये ऑन द ग्राउंड होती तो शायद इसको जो है वो जला दिया जाता, शायद इसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाता, कोई ये बम ब्लास्ट वगैरह इसके ऊपर होते। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड है, इसका मतलब है कि रिलेटिवली सेफर है इन कंपैरिजन टू द ऑन ग्राउंड पाइपलाइन। जी यहाँ तक बताइए, कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में रिस्क के हवाले से?
रिस्क तो इन्होंने काफी हद तक मैनेज कर दिए। अब आते हैं वर्ल्ड बैंक के रोल के हवाले से। वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्वमेंट assured sponsors the much needed protection against political risk. एक चीज, beside direct investment through a loan, it mobilized other funding sources like ECA, वो जो बात हुई थी एक्सिम बैंक की और कोफेस की, ये वो दोनों कंपनीज जो क्रेडिट के ऊपर प्रोवाइड करेंगी मशीनरी और प्लांट वगैरह इस स्पेसिफिक बिजनेस को, एंड अदर बैंक्स थ्रू अ सिंडिकेटेड बी लोन। वर्ल्ड बैंक ने न सिर्फ खुद लोन दिया बल्कि दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी इंकरेज किया कि वो फाइनेंसिंग करें। वर्ल्ड बैंक्स एक्सटेंसिव लैंडिंग एंड पॉलिसी एक्सपीरियंस विद चार्ड ऑफर्ड द लीवरेज दैट स्पॉन्सर डिड नॉट हैव। स्पॉन्सर्स के पास शायद वर्ल्ड बैंक की एब्सेंस के अंदर इतनी अच्छी टर्म्स को निगोशिएट करने की अपॉर्चुनिटी शायद ना होती, इसलिए ये ट्रांजैक्शन प्रैक्टिकली वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंस से ही मुमकिन हो सकी। The project would, with potentially high returns and developmental impact of CHARD, was aligned with World Bank's policy objective. वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव पॉवर्टी एलिविएशन और जो है आपके पास जो सोशल क्लासेस हैं उनकी अपलिफ्ट भी है। तो ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक की अपनी उस पॉवर्टी एलिविएशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और स्पेशली वो लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको हेल्प करने के हवाले से जो वर्ल्ड बैंक का एक ऑब्जेक्टिव है, ये सारी की सारी एक्टिविटी उसी ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइंड है। क्या वर्ल्ड बैंक हिस्टोरिकली इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सका, ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। इसके ऊपर किसी जो है थोड़ा लेटर स्टेज के ऊपर इसी कोर्स में बात करेंगे कि इन इंस्टीट्यूशंस के ऑब्जेक्टिव क्या थे और ये किस हद तक सक्सेसफुल रहे, जब बात हम डेवलपमेंटल रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। World Bank facilitated extensive consultation process, including supporters and opponents. The process helps sponsors restructuring and project to minimize the social and environmental impact, such as increasing the benefits to indigenous people and changing the pipeline route to protect the natural habitat. तो एक तरफ तो उन्होंने इस हवाले से हेल्प की कि जो लोकल लोगों की बेनिफिट के हवाले से हो। World Bank also initiated revenue management plan to help prevent probable misuse of CHARD's revenues by the government and target them for developmental purpose to increase welfare. एक कंट्री जिसमें सिविल वार मौजूद है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम मौजूद है, मिलिट्री इन पावर है, वहाँ पे जनरली जो अर्निंग होती है वो सोशल पर्पस के लिए स्पेंड नहीं होती, वो स्कूल, हॉस्पिटल और पानी पे नहीं लगती, वो हथियार खरीदने पे खर्च होती है। तो ये रेवेन्यू मैनेजमेंट प्लान बुनियादी तौर पे उन फंड्स को डाइवर्ट करता है टुवर्ड सोशल एक्टिविटीज। क्या चार्ड ने ऐसा ही किया, इसको भी हम आज ही देखेंगे। इंसिस्टेड ऑन एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस। जब वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व हुआ तो बहुत सारी चीजें जो पहले शायद जो है वो इतनी जो है उनका डिस्क्लोजर कम हो, ट्रांसपेरेंट ना हो, तो इसकी वजह से वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंस की वजह से आपको ये सारी की सारी चीजें डिस्क्लोज करना पड़ी। इसके ऊपर सोसाइटी का फीडबैक लेना पड़ा, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करना पड़ी, उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना पड़ी। लोगों का फीडबैक लेने के बाद आप अपनी जो प्लानिंग है उसको उसके मुताबिक जो है वो आप मॉडिफाई करते चले गए। Establish capacity building programs to develop infrastructure for when functioning petroleum industry and investment climate in both Chad and Cameroon. ये प्रोजेक्ट चार्ड और कैमरून जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, जहाँ पे इंडस्ट्री के हवाले से कोई वेल सेटल्ड मैच्योर प्रैक्टिसेस भी मौजूद नहीं है, तो इस तरह की बिग कंपनीज का उस चार्ड और कैमरून के अंदर में वर्क करना जो है उस कंट्री की इंडस्ट्री, उस कंट्री के इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट, उसके ऊपर जो है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अल्टीमेटली कैपेसिटी बिल्ड होगी उस कंट्री के पीपल की कि वो हाई लेवल प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। World Bank involvement also ensured that sponsors did not abandon the project due to huge political risk and looked instead for safer opportunities in other countries, leading to missed opportunity for CHARD. अगर वर्ल्ड बैंक ना होता तो ये कंपनीज इस कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए ना आती, पॉलिटिकल रिस्क की वजह से,
नतीजा क्या होता कि जो वन टाइम अपॉर्चुनिटी चार्ट जैसे कंट्रीज के लिए क्रिएट हो रही थी वो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती। ये सारी की सारी बड़ी कंपनीज है, अक्रॉस द ग्लोब वर्क करती हैं दुनिया में ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। बहुत सारे कंट्रीज जो है वो कंपनीज को अट्रैक्ट करते हैं। आप भी देखें पाकिस्तान भी जो है FDI वगैरह के हवाले से कंपनीज के लिए इंसेंटिव्स ऑफर जो है वो हिस्टोरिकली करता रहा है। तो ये किसी सेफ कंट्री में जाके इन्वेस्ट कर लेते हैं अगर जो है वो वर्ल्ड बैंक जो है उसकी प्रेजेंस ना होती। Without the World Bank, the government might turn to neighboring countries such as Sudan and Libya for partnering the oil export. अब गवर्नमेंट को ने तो अल्टीमेटली अपने नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको को एक्सप्लॉइट करना ही है ताकि उससे रेवेन्यू को जनरेट किया जा सके। तो अगर ये इंटरनेशनल कंपनीज इन नहीं होंगी तो क्या होता कि वो लोकल लेवल के ऊपर जो है उसका सोल्यूशन लाते। लोकल लेवल के ऊपर सोल्यूशन दो ही कंट्रीज दे सकते थे, क्योंकि एक उस जो है वो सूडान के अंदर एक्सप्लोरेशन हो रही है, दूसरी लीबिया के अंदर एक्सप्लोरेशन हो रही है। ये दोनों भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज थे। This potentially would have adverse consequences in case of project revenues were utilized to finance non-developmental purpose such as war. अगर ये लीबिया और दूसरे जो है कंट्रीज इसमें फाइनेंसिंग करते तो अल्टीमेटली ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन था कि इनकी पॉलिटिकल अलाइनमेंट होती। पॉलिटिकल अलाइनमेंट का मतलब ये है कि इन कंट्रीज की गवर्नमेंट्स जो है वो चार्ड की गवर्नमेंट के साथ जो है वो सेम पेज के ऊपर होती। तो फिर अगर ये एक ही पॉलिटिकल ग्रुप का हिस्सा होते तो लाजमी बात है कि वो लीबिया और सूडान रेवेन्यूज को सोशल डेवलपमेंट की तरफ ना लेके जाते, बल्कि उस कंट्री की पॉलिटिकल पावर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए वो जाते। सच एन अल्टरनेटिव वुड मीन लॉन्गर एंड हेंस मोर एक्सपेंसिव पाइपलाइन। द प्रोजेक्ट्स एक्सपोजर लॉन्गर इसलिए कि सूडान से जाए या लीबिया से, दोनों सूरतों के अंदर रूट जो है वो बड़ा था, और जैसे जैसे जो है ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा कास्ट बढ़ती जाएगी। तो ये कास्ट किसने बेयर करनी है? अल्टीमेटली ये कास्ट जो है ये हर कास्ट के ऊपर कास्ट के हवाले से ऐड होने वाला हर डॉलर जो आपके पास अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन और अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग ऑन सोशल पर्पस है वो उसको रिड्यूस होता चला जाता है। द प्रोजेक्ट्स एक्सपोजर टू सोशल रिस्क वुड इंक्रीज, क्योंकि लोकल लेवल के ऊपर तो शायद वो सारी की सारी जो इंटरनेशनल बाइंडिंग्स हैं उसके अंदर ये लोग फिर ना जाते। As the pipeline would inevitably cross the northern part of the country with social unrest and upheavals. तो ये जनाब एक और इसके अंदर एलिमेंट। अब इसको अगर हम सम अप करें तो अपोजिशन क्या थी उसको जरा एक मरतबा समराइज करते हैं। द एनवायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट्स वर क्लेम टू बी इरिवर्सिबल। तो क्रिटिक का आर्गुमेंट क्या था कि जिससे जो एनवायरमेंटल और सोशल लॉस होगा वो ठीक नहीं हो सकेगा। दूसरा क्रिटिसिज्म क्या था? द रेवेन्यू मैनेजमेंट प्लान वाज क्लेम टू बी फ्लॉड एंड टू लैक इफेक्टिव ओवरसाइट। ये जो हमने एक बेसिक सा इसमें रेवेन्यू मैनेजमेंट के लिए ओवरसाइट कमेटी बनाई है और पैसे गवर्नमेंट को ही दे रहे हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा जो है वो कोई इफेक्टिव मैकेनिज्म नहीं है जिसके जरिए इंश्योर किया जा सके कि अमाउंट उसी पर्पज के लिए स्पेंड हो रही है जिसके लिए एग्रीड किया गया था। Now government claim to have the intention of allowing the plan to affect local practice। एक चीज criticism on oversight committee composition and power। क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव है या एडवाइजरी है? क्या जो है ये इस स्पेसिफिक कमेटी जो है ये किस हद तक जो है गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकती है कि अमाउंट स्पेंड की जाए सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पज के लिए जिस पर्पज के लिए जो है एग्री किया गया था। और आखिरी चीज आपके पास आ गई कि रेवेन्यू मैनेजमेंट प्लान दुनिया में किसी और जगह के ऊपर पहले कभी अप्लाई नहीं हुआ जिसके अंदर होस्ट गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया गया हो कि वो स्पेसिफिक जो है उसकी कंजम्पशन जो है उसकी जो एलोकेशन होगी फंड की वो स्पेसिफिक होगी। तो तीन क्रिटिसिज्म आ गए। पहला कि सोशल इम्पैक्ट इरिवर्सिबल, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इरिवर्सिबल, रेवेन्यू प्लान जो है वो फ्लॉड है, कमेटी की कंपोजिशन जो है वो ठीक नहीं है, कमेटी की पावर्स क्लियर नहीं है। ये जो आइडिया है ये कहीं और जो है कभी आज तक इसको टेस्ट नहीं किया गया। जो गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट जो है ये आज जो बातें मान रही है कल इसके ऊपर अमल नहीं करेगी। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग इन चीजों को एग्री कर रही है।
According to the Harvard Law School, oil will not lead to the development in Chad without real participation, real transparency, and real oversight, none of which currently exist. एक आर्गुमेंट जो इस प्रोजेक्ट के हवाले से आया, वो जो आपने फीडबैक के हवाले से नंबर ऑफ मीटिंग स्टेक होल्डर्स के साथ की, जिनमें सोशल एक्टिविस्ट, एचआर के हवाले से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट वगैरह थे, तो उसी बैकग्राउंड के अंदर जो इंटरनेशनल उनको सपोर्ट थी, उसी बैकग्राउंड के अंदर ये स्टेटमेंट, द रेवेन्यू मैनेजमेंट प्लान हैज रिगार्डेड एज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द सोवरन राइट्स, यानी ये वर्ल्ड बैंक जो सॉवरन राइट्स है, जो स्टेट का हक है, जो फैसला करने की का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टेट का है, ये वर्ल्ड बैंक जो है ये उस राइट के अंदर जो है क्रीपिंग कर रहा है, उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो जो एक जो है वो गुड प्रैक्टिस नहीं है और अनडेमोक्रेटिक इन नेचर है। सॉवरन राइट्स कंट्रोल्ड बाय अनडेमोक्रेटिक रूलर्स वर्सेस पीपल, स्टेट का जो राइट है वो फैसला करने का हक क्या एक फर्द को है जो जबरदस्ती हुकूमत में आ जाए, या उस कंट्री में रहने वाले लोगों का हक है। तो अगर हम ऐसी गवर्नमेंट्स के साथ जो है वो डील करना शुरू कर देंगे, तो टेक्निकली क्या हम इन जो रूलर्स के साथ, इन रॉक रूलर्स के साथ जो है वो खड़े हुए हैं या लोगों के साथ खड़े हुए हैं। द बेनिफिशियरी ऑफ द प्रोजेक्ट्स वर क्लेम्ड मोर टू बी कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स एंड कमर्शियल बैंक एज अपोज्ड टू द पीपल ऑफ चार्ट। ये तो जो है इन्वेस्टर को फायदा होगा, स्पॉन्सर को फायदा होगा, लेंडर को फायदा होगा, लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। वैल्यूएबल फंड्स could have been used in alternative cause other than potentially strengthening corrupt government। ये पैसे, ये प्रोजेक्ट मौजूदा गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करेगा, तो क्या हमें एक करप्ट गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करना चाहिए? बाद में क्लेम तो वो यही करेगा ना कि हमारे दौर में ये प्रोजेक्ट हुआ, ये हमारे दौर के दौरान ये नई इन्वेस्टमेंट हुई, हमारे दौर के दरमियान, तो क्या हमें इस तरह के की स्टेट्स को जो है वो सपोर्ट करने की जरूरत है? फंडिंग करने वाले क्या कहते थे, जो उसके सपोर्टर थे, तो लाजमी बात है कि एक आर्गुमेंट है, उसके ऊपर डिबेट चल रही है। कुछ लोग जो है उसके सपोर्टर हैं, कुछ उसके जो है वो क्रिटिक हैं। क्रिटिक्स को हमने समराइज कर लिया कि क्रिटिक्स का आर्गुमेंट क्या है। जो लोग फंडिंग की सपोर्ट में वर्ल्ड बैंक की उन मीटिंग में बैठे हुए थे, वो क्या जस्टिफिकेशन इसकी प्रोवाइड करते थे? चार्ज इज अ पुअर कंट्री, पुअरेस्ट कंट्री ऑन द अर्थ, सो that country desperately needs help, we should go for that. The project is commercially viable, so we should finance this project. Another argument, the process that has been followed for the evaluation of the project, for taking the different stakeholders on board, that has been transparently followed. The fairness that is the requirement of the World Bank projects, that has been observed in letter and spirit, so we should finance it. Chad has few options for development. इस कंट्री के पास यही एक अपॉर्चुनिटी है, क्या हम इसको से महरूम कर दें या इस कंट्री को जो है वो एक चांस दें? सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्क हैव बीन एडिक्वेटली एड्रेस्ड। दो मेजर इश्यूज थे, इसके लिए जो स्पॉन्सर्स हैं उन्हें हमने उनके साथ नेगोशिएट कर लिया, उनके साथ जो है हमने एक ऐसी स्कीम डिवाइस कर ली जिसके अंदर ये इश्यूज जो है वो एडिक्वेटली एड्रेस हो गए, तो अब को हेड कर देना चाहिए। वर्ल्ड बैंक नोज हाउ टू स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉर सक्सेस। हम यहाँ पे इस पैसिफिक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, हमें पता है कि प्रोजेक्ट को सक्सेस तक कैसे लेके जाना है, हमें आगे की तरफ चलना चाहिए इस प्रोजेक्ट के साथ। जो पॉलिटिकल इशू है उसके हवाले से रेवेन्यू मैनेजमेंट प्लान वर्क करेगा नहीं वर्क करेगा, तो हम उसको जो है हम इसके अंदर के हवाले से इंटरवीन कर सकते हैं, उन्हें जो है वो कंपेल कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करे। रीजंस, पाइपलाइन रेवेन्यूज में डिस्प्लेस एग्जिस्टिंग एड, एक और आर्गुमेंट। अब ये आर्गुमेंट क्या था कि जो रेवेन्यूज आएंगे, इन रेवेन्यूज की वजह से हमारा बजटरी डेफिसिट पूरा हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। तो नतीजा ये होगा कि हमारे कंट्री को पुअर कंट्री समझते हुए जो दुनिया के कंट्रीज एड प्रोवाइड कर रहे थे वो अब एड देना छोड़ देंगे। तो नतीजा ये निकलेगा कि हमें जो सालाना खैरात मिलती थी वो नहीं मिलेगी। इसी तरह में कि जो ये तो अब खुद काम करना शुरू हो गया है, तो बस अभी अपना खर्चा खुद उठाएगा, दुनिया को इसे देने की कोई जरूरत नहीं।
तो एक ये लाइन के पाइपलाइन रेवेन्यूज में डिस्प्लेस एग्जिस्टिंग एड, कि जिस लम्हे आप ये कहेंगे कि हम इकोनॉमिकली बेहतर हैं तो दुनिया में हमें कोई एड नहीं देगा, तो जो हमें एड मिल रही है वो खत्म हो जाएगी। की पार्टिसिपेंट्स ट्रबलसम रिकॉर्ड, दूसरा इशू कि इसके अंदर जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं उनके हवाले से जो हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं है। इन कंपनीज के ऊपर भी क्रिटिसिज्म था, अगर रिकॉल करें इस पेपर के अंदर के डिविडेंड्स और इन चीजों के हवाले से एग्जाम कभी कल कोई इसका अच्छी रेप्यूट नहीं थी। रेवेन्यू मैनेजमेंट प्लान इज फ्लॉड, environmental and social risk are excessive, distribution of risk and return is not fair. एक और issue, consortium membership is questionable. इसका मतलब ये हुआ, अगर आप देखें तो केस के अंदर एक लाइन थी कि 2 कंपनीज थी, अगर कोई रिकॉल कर सके मेरे नजर से नाम उतर गया, एक टोटल थी और एक और थी कि उन कंपनीज ने बैकआउट कर दिया था और उसकी जगह पे नई 2 कंपनीज इन हो गई थी। अगर किसी के ज़हन में नाम है उन कंपनीज के, बिल्कुल शुरू के पेज के ऊपर था उसका जिक्र कि 2 कंपनीज थी जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट से एग्जिट किया था और इसकी जगह पे शेवरन और वो इन हुई थी। नाम शेल्फ और ELF, ये दोनों कंपनीज थी जो इस प्रोजेक्ट से जिन्होंने एग्जिट किया था और उनकी जगह पे शेवरन और पेट्रोनास ने इन किया था। नॉट कमर्शियली वायबल, ये जो फोरकास्टिंग की गई है ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, शायद ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है। अब इसमें रेवेन्यू मैनेजमेंट प्लान के ऊपर जो स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म था वो क्या था, लैक्स स्पेसिफिक, कि ये स्पेसिफिक नहीं, दिस इज नॉट स्पेसिफिक, यानी कैटेगोरिकली बात नहीं करता कि टोटल रेवेन्यू में से कितने पैसे किस सोशल सेक्टर की बात करता है, सेक्टर आइडेंटिफाई नहीं करता, रीजन की बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करता। फंड्स जो है एक साल एक पर्पज के लिए, दूसरे साल दूसरे पर्पज के लिए, या हर साल स्पेसिफिक परसेंटेज स्पेसिफिक पर्पज के लिए। इसी तरह ये जो फंड्स आएंगे ये सोशल सेक्टर पे तो खर्च होंगे, क्या ये पूरे चार्ट के अंदर इवनली खर्च होंगे, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फंड सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो अपने जो स्ट्रांग होल्ड है सिर्फ उन्हीं के ऊपर स्पेंड करेगी। तो एक इशू तो यहाँ पे आ गया कि ये जो रेवेन्यू मैनेजमेंट प्लान है इसकी एलोकेशन जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। किन किन हवाले से स्पेसिफिक नहीं है, सेक्टर में एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और इसी तरह के दूसरे इश्यूज जो हैं उनको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई नहीं किया गया। रीजन्स को आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि जो भी पैसे आएंगे गवर्नमेंट कहती है वो तो सिर्फ और सिर्फ लाहौर में ही खर्च होंगे, किधर और खर्च नहीं होंगे, तो बाकी एरियाज जो है उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो एक एलिमेंट जो है वो स्पेसिफिक नहीं है ये। दूसरा क्रिटिसिज्म ये था कि लैक इफेक्टिव ओवरसाइट मैकेनिज्म, कमेटी है कुछ गवर्नमेंट के उसमें एम्प्लॉई है, 1-2 NGO वाले हैं जिनमें से कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि गवर्नमेंट को डिक्टेट कर सके, और शायद इनकी तो इतनी करेज भी ना हो कि ये जो गवर्नमेंट कह रही है उससे डिसएग्री करने की भी करेज कर सकें। तो ये तो जो कुछ स्टेट की स्टेटमेंट होगी ये लोग जो है ये तो उसके हवाले से जो है वो किसी किस्म के लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के काबिल ही नहीं है। लैक्स क्रेडिबल इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, ये जो ओवरसाइट कमेटी है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या हैं, कुछ भी नहीं। इसकी एडवाइजरी पावर्स क्या हैं, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ साल के एंड के ऊपर एक रिपोर्ट जो किसी शेल्फ के अंदर प्लेस हो जाएगी, लैक्स क्रेडिबल enforcement mechanism, represents an invasion in a sovereign rights। ये गवर्नमेंट का हक है कि वो जो कुछ उसके टैक्स रेवेन्यू इकट्ठे होते हैं वो बजट अपनी जो है जो उसका इकोनॉमिक एजेंडा है उसके मुताबिक बनाए। बाहर से किसी को हक नहीं है कि वो फैसला करे कि आपने कौन सी चीज कहाँ किस पर्पज के लिए स्पेंड करनी है। हम भी IMF और वर्ल्ड बैंक के हवाले से इस तरह की बातें करते रहते हैं ना। इज मिसलीडिंग कि जो कुछ ये बातें कर रही हैं ये किसी मीनिंगफुल जो है वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है आईवाश है, मिसलीडिंग है, ये कुछ जो है वो फायदा नहीं देगा। एक चीज और कि
अगर वर्ल्ड बैंक ऐसा नहीं करता तो नतीजा क्या निकलेगा, या लीबिया इसको फाइनेंस कर देगा, ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसमें इन होना चाहिए जी। यहाँ तक जो है कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में बताइए जी, कोई क्वेश्चन, कोई बात पूछने वाली? सर नमाज की ब्रेक देते हैं। नमाज की ब्रेक 10 मिनट होने वाले, चले ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर इसकी वर्किंग शुरू करेंगे। बल्कि 2-3 लाइंस हैं वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वर्किंग को देखेंगे। वर्किंग इसकी ज्यादातर आपने करनी है, मैंने आपके साथ सिर्फ डिस्कशन करनी है कि कैसे इसकी शीट क्रिएट करनी है। ब्रेक करते हैं 7:30 के ऊपर, इंशाअल्लाह ताला दोबारा जो है वो मिलते हैं।